हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। हम लोग कर रहे हैं अपने सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2025 के लिए कोर्स, जिसमें हम लोग फ्रीली अपने पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारी क्लासेस ली हैं। लास्ट क्लासेस में हमने थॉट हमने स्टार्ट किया था। आज हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मन एंड फ्रेंच ज्योग्राफी इन द मॉडर्न पर्सपेक्टिव, मॉडर्न ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में जर्मन एंड फ्रेंच ज्योग्राफर्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। आप लोगों को पता है कि हमने तीन चीजें बताया था इसमें। एक तो स्कॉलर का नाम, एक तो उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखा है, क्या काम किया है, ये सारी चीजें, और ये किताबें कब पब्लिश हुई हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का अनाउंसमेंट ये है कि हम लोगों का जो टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम है वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आप लोग द जियो क्लास ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे, वहां पे दिया हुआ है। हर जगह आपको लिंक मिल जाएगा वेयर यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने में या फिर किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो 9936211102 पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। आपको इसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा। मैं या मेरी टीम जो भी उस समय एक्टिव होगी आपको जवाब दे देगी। ठीक है, 9936211102। बाकी www.thegeoclass.com के कोर्स सेक्शन में जाके भी आप लोग देख सकते हो। आज लास्ट डे है 2 दिसंबर पीजी कोर्सेज पे डिस्काउंट्स अवेल करने का। इसके बाद डिस्काउंट आप लोग अवेल कर नहीं पाएंगे। चलो आगे चलते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ फ्रेंच ज्योग्राफर के बारे में और जर्मन ज्योग्राफर के बारे में। ठीक है, चलो नाम बताऊंगा, क्या किया है वो बताऊंगा, और कुछ दो स्कॉलर का थोड़ा अच्छा बताऊंगा। बाकी सब कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। जर्मन स्कूल की बात करते हैं तो जर्मन में सबसे पहले आते हैं ऑस्कर पास्कल नाम के व्यक्ति हैं। ठीक है, ऑस्कर पास्कल नाम के व्यक्ति आपके जर्मन आते हैं। इनको हिस्टोरियन ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मॉडर्न में हिस्टोरियन ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है, ये 1826 से लेके 1875 तक के टाइम पीरियड में रहे हैं। इन्होंने अपना काम किया है। ओके, एडिटर ऑफ डेस ऑसलैंड नाम का एक किताब है, एक जर्नल है। जर्नल क्या होता है? जर्नल वो मैगजीन होता है जो कि रिसर्च बेस्ड होता है, जिसमें रिसर्च आर्टिकल छपते हैं। उसको हम लोग जर्नल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जर्नल में पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है जिसमें आपके रिसर्च पेपर को कुछ लोग ब्लाइंडली पढ़ते हैं, जिनको आपका नाम पता होता है। वो उसको पढ़ते हैं, उस पर अपने कमेंट्स देते हैं, अप्रूव करते हैं, उस पर आपके क्वेश्चंस उठाते हैं। वो एक तरह से चेक करते हैं आपके पेपर को, एंड उसके बाद वो पब्लिश होता है। तो जो उसका एडिटर होता है किसी भी जर्नल का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारे क्रियाकलापों को मॉनिटर करने के लिए। तो डेस ऑसलैंड नाम की एक जर्नल थी जिसके ये क्या थे? एडिटर थे। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कंपैरेटिव ज्योग्राफी इन्होंने डेवलप किया था। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, जर्मन का देखो, जर्मन स्कूल में एक खासियत ये थी कि मोर और लेस वो लोग इंक्लाइंड थे आपका, एक मोटा मोटी अगर समझो तो मोर और लेस जर्मन स्कूल इंक्लाइंड था इन्वायरमेंट के प्रति। ये अचानक से कुछ कलर में ग्रेडिंग में चेंजेस आ गए हैं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। तो जर्मन लोगों का जो इंक्लिनेशन था, जो रिसर्च इंक्लिनेशन था, वो ज्यादातर जियोलॉजी की तरफ, जियोमॉर्फोलॉजी की तरफ, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी की तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर आप फ्रेंच स्कूल में आते हो तो फ्रेंच स्कूल का जो ज्यादा फोकस आपको देखने को मिलेगा वो ह्यूमन सेंट्रिक ज्योग्राफी देखने को मिलेगा। बट ये एक मोटा मोटी बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी लोग यही कर रहे थे, लेकिन मोटा मोटी यही चल रहा था। जब आप ब्रिटिश स्कूल की बात करते हो ज्योग्राफी में, तो उनका मेन मकसद एक्सपेंशन था। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में उनका आपको ज्यादा देखने को मिलता है। बचता है अमेरिकन ज्योग्राफी। अमेरिकन ज्योग्राफी पॉलिटिकल ज्योग्राफी को भी लेके चल रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी को भी लेके चल रहा है। मतलब अमेरिकन ज्योग्राफी जो है वो अमेलगेशन ऑफ नॉलेज है, मतलब सभी नॉलेज को एक साथ लेके वो चल रहा है। ठीक है, फ्रेंच, जर्मन एंड आपका ब्रिटिश स्कूल के थॉट को एक तरह से वो रिफाइन कर रहे हैं, जो अमेरिकन सेंटर्स हैं। तो ऑस्कर पैस्कल ने क्या हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी नाम की किताब लिखी। डेस ऑसलैंड के एडिटर थे। कंपैरेटिव ज्योग्राफी पे इन्होंने बात की थी, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी पे इनका ज्यादा काम था। फिर आते हैं रिक्टोफेन, नोट्स बनाते रहना। रिक्टोफेन 1833 से 1905 के बीच के व्यक्ति हैं, एक जियोलॉजिस्ट थे। फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी किसको कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी, सॉरी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी आपके रिक्टोफेन को कहा जाता है। ठीक है,
ठीक है। इसने कहा था कि फिजिकल सेटिंग को, मतलब फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ को पढ़ना पहले जरूरी है ये समझने के लिए कि ह्यूमन कैसे उस पे एडजस्टमेंट करता है। अगर हम फिजिकल फीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो ह्यूमन की उस पे एडजस्टमेंट कैसी होती है इसको हम बता नहीं पाएंगे। ओके। जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी में डिवाइड किया था इन्होंने ज्योग्राफी को। इन्होंने फिर देखो ज्योग्राफी के बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने ड्यूअलिटी की बात की थी। एक ब्लाश आते हैं जिन्होंने कहा था नहीं है ड्यूअलिटी फ्यूलिटी को नहीं मानते। ठीक है, तो ये रिक्टोफेन की बात हो गई। और क्या, इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी में भी काम किया था, अपना कंट्रीब्यूशन किया था। इन्होंने कहा था एक रीजनल ज्योग्राफी, एक जनरल ज्योग्राफी। जनरल ज्योग्राफी में उसने कहा था इंडिविजुअल फिनोमिना, जो अलग अलग विश्व में अलग अलग फिनोमिना होती है इसके बारे में पढ़ाई होती है। लेकिन इनके बारे में ज्यादातर यही आता है कि मॉडर्न जियोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी के फाउंडर थे। और अरेंज करने को आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं रेटजल। रेटजल ज्योग्राफी की स्टडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम की तरह इमर्ज करते हैं। ठीक है, 1857 का वक्त था, नहीं 1859 का वक्त था जब हमारा पर्सपेक्टिव ऑन द नेट, हाँ 1859 का वक्त था जब हमारा डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश की थी। ठीक है, जहां तक मुझे याद है इट वाज 1859। तो डार्विन ने जब, चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके एक किताब पब्लिश की थी। तो डार्विन ने जब इसमें अलग अलग बातें की, अडेप्टेशन की बात की और बाकी सारी बातें की, तो ज्योग्राफर ने बहुत हद तक उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की, उससे अपना डिराइव करने का कोशिश किया। तो उसके बाद के आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन्स बुक, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ज्योग्राफी में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने भी बहुत सारी चीजें उससे इंस्पायर हुए, उससे अडॉप्ट किया। रेटजल का काम उसमें कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, रेटजल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक जो साइंस है, नेचुरल साइंस क्या है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब जो चीजें हैं, इसको स्टडी ऑफ मैन सेंट्रिक किया और उसको लिंक करने की कोशिश की कि वेन एवर यू आर स्टडिंग नेचुरल साइंस, जब भी आप प्राकृतिक विज्ञान को पढ़ रहे हो, आप मानव को उससे अलग करके नहीं पढ़ सकते। तो मानव को जैसे ही वो सेंटर में लेके आया तो ही बिकम्स ए फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो एक होता है हु इज फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, एक आएगा क्वेश्चन आपको हु इज फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फिर एक आएगा आपको हु इज फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये थोड़ा नाम याद रखना। इसको हम लोग रेटजल को फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। क्यों फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं? क्योंकि इन्होंने एक जो किताब थी एंथ्रोपोज्योग्राफी करके एक टर्म को इन्होंने प्रमोट किया था। इसको एंथ्रोपोज्योग्राफी, ये याद रखना किसका है, रेटजल का है। इसमें इसने जो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट था जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था उसको ह्यूमन सोसाइटी पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। ह्यूमन सोसाइटी के बारे में उसमें डिस्क्रिप्शन उसकी देने की कोशिश की। ठीक है, तो एंथ्रोपोज्योग्राफी इसका एक इंपॉर्टेंट काम है। ये जो एंथ्रोपोज्योग्राफी था ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। जो वॉल्यूम 1 था उसका टाइटल था एन, जरा नोट कर लेना, इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री। एंथ्रोपोज्योग्राफी इसने रेटजल ने 2 पार्ट में लिखा था। पहले पार्ट का जो सब टाइटल था वो था एन इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, एंड सेकेंड पार्ट था, उसका टाइटल था, सब टाइटल, द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इसने 2 पार्ट में एंथ्रोपोज्योग्राफी को रखा, एंड जो फर्स्ट पार्ट था उसका इसने टाइटल रखा इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री, सेकंड पार्ट का इसने टाइटल रखा द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ये ध्यान रखना। क्या किससे प्रभावित था? चार्ल्स डार्विन से प्रभावित था रेटजल। ह्यूमन ज्योग्राफी में इसका विशेष काम था, नेचुरल साइंस को ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट किया था। एंथ्रोपोज्योग्राफी नाम की किताब लिखी थी। ये बार बार आता है, बार बार आता है, नेट में आता है, पीजी एग्जाम में आता है, स्टेट एससीटी में आता है, सब में आता है, याद रखना। फिर इसने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट लेबेनश्रम करके भी एक बात की। नाजी जर्मनी जो था उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि ये जो टर्म है बाद में नाजी जर्मनी में बहुत फेमस हुआ। लेबेनश्रम का मतलब ये कहते थे कि कोई भी स्पीसीज है ना,
कोई भी प्रजाति है, प्रजाति कैसे लिखते हैं, कोई भी प्रजाति है, वो प्रजाति सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसके अपने लिविंग स्पेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो लेबेंशम का मतलब है लिविंग स्टेट, एक तरह से देखो तो वो जगह जहां पे तुम रह रहे हो। कह रहे हैं कि तुमको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, किसी भी स्पीसीज को अपने लिविंग टेरिटरी को एक्सपेंड करना पड़ता है, तभी वो सरवाइव कर पाता है। ठीक है, ये बात भी रेडचल ने कही थी। इसको ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट भी कहते हैं हम लोग, लेबेंस्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो टर्म किसने दिया था? रेडचल ने। ठीक है, क्लियर होगा ये? 78 में और 80 में, 1878 और 80 में इसने 2 किताबें भी निकाली, पब्लिश की, जो कि नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल ज्योग्राफी के साथ डील करता था। ओके, ये याद रखना, रेडचल याद रखना। फिर आते हैं हेटनर। हेटनर ने 1907 में किताब लिखी थी यूरोप। देखो, क्योंकि ना एग्जाम में भी ये वन लाइनर बहुत आते हैं, इसलिए मैं वन लाइनर पे फोकस किए हुआ हूँ, तो थोड़ा आप इस पे ध्यान देंगे। इसने कहा था कि ज्योग्राफी रीजन की स्टडी है, एरियल कॉन्टेक्स्ट में पढ़े जाना चाहिए। ठीक है, ये आइडियोग्राफी है रादर देन मोनोथेटिक। अब ये आइडियोग्राफी क्या है एंड मोनोथेटिक क्या है, इसके लिए हम एक अलग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग न्यू कॉन्टेम्प्रेरी ज्योग्राफी में जाएंगे। लेकिन ये याद रखना कि आइडियोग्राफी रादर देन मोनोथेटिक, ये किसने बात कही थी? हेटनर ने बात कही थी। ठीक है, एरिया पे, रीजन पे इनका काम था। ये सारी बात इन्होंने बताई। आगे आते हैं एल्बर्ट पेंक। इनको लैंडस्केप इवोल्यूशन की, जो हमारा लैंडस्केप है, जो हमारा भू आकृति है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इस पे इनका विशेष काम था। जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत सारे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे। टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन का जो रिलेशन था उसके बारे में इन्होंने बताया था। जेस्टाल्ट की थ्योरी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। पिछले वाले में मैंने बताया, ये आइडियोग्राफिक एंड मोनोथेटिक नोट कर लेना ऐसे कहीं स्टार मार के। अगला है जेस्टाल्ट की थ्योरी, इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, याद रखना, इंट्रोड्यूस की थी। किसमें? ज्योग्राफिकल नॉलेज में। जेस्टाल्ट पहले सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। ठीक है, जेस्टाल्ट कहीं ना कहीं ब्रीफ में बता दूं, जेस्टाल्ट में ये होता है कि जो सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअल के सम से ज्यादा कीमती होता है। मतलब साइकिल का तुम टायर रख दो, साइकिल का ट्यूब रख दो, साइकिल का ब्रेक रख दो, फ्रेम रख दो, तिल्लियां रख दो, जो भी होता है साइकिल में लगी हुई, सीट रख दो, और एक बना बनाया साइकिल रख दो, तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी कीमत ज्यादा है? तो जो बना बनाया साइकिल है। पर वो बना बनाया साइकिल इन पार्ट से मिलके ही बना हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी कीमत ज्यादा है, तो इसका लेना देना जेस्टाल्ट से। इसको भी डिटेल में मैं वर्णन करूंगा कॉन्टेम्प्रेरी ज्योग्राफी में जब आएंगे। बट याद रखना, जेस्टाल्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम ए पेंक ने किया था। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो ये ज्योग्राफी है, ये जो नेचर साइंस, ह्यूमन साइंस, ये सब फालतू बातें कहते हो, ये इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन का क्षेत्र है, एक दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल है, अलग नहीं करता है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ जर्मन ज्योग्राफर जिनके नाम, इनके ईयर्स, इनके इंपॉर्टेंट वर्क किससे संबंध रखते थे, ये आपके शॉर्ट नोट में आ जाने चाहिए। नोट्स मुझे भेज देना। ठीक है, जो नए बच्चे जिन्होंने टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया लेकिन मेरे साथ वीडियो कॉल पे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, वो 9936211102 पे मुझे मैसेज करेंगे अपना व्हाट्सएप से, या फिर जैसे भी, या फिर thegeo class@gmail.com पे मुझे मेल ड्रॉप करेंगे, या फिर अपने ऐप के चैट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज करेंगे, आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद मी। ऐसे सिर्फ कोर्स ले लेने से काम नहीं चलेगा, बात करनी पड़ेगी, डांट सुनना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। फ्रेंच ज्योग्राफी के सर्वे सर्वा हमारे ब्लाश साहब हैं, पॉल विडाल डी ला ब्लाश। इसके बाद भी बहुत सारे ज्योग्राफर आते हैं फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में, जो कि ब्लाश के ही शिष्य, ब्लास के ही फॉलोवर होते हैं। ठीक है, कौन? पॉल विडाल डी ला ब्लाश। 1845 से लेके 1918 के बीच में इनका कार्यकाल माना जाता है। एनल्स दी ज्योग्राफी, द एनल्स ऑफ ज्योग्राफी करके एक जर्नल है जिसके ये फाउंडर हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी करके एक जर्नल है जो आज भी चलता है, दैट इज वेरी गुड जर्नल, उसके भी ये फाउंडर है। एटलास जनरले विदाल दी ला ब्लाश, ऐसा करके इन्होंने एक किताब लिखा था, एटलास जनरले विदाल दी ला ब्लाश। एनल्स ऑफ ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के कर्ता धर्ता फाउंडर थे जर्नल के। ओके, 4 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे।
4 कॉन्सेप्ट की, यहाँ पे मैं रहूंगा। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ पेज, ठीक है। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ जॉनरा द वी, चौथा है कॉन्सेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। इसके बीच में ये 2 लाइन, टैब्ल्यू डीला ज्योग्राफी de la फ्रांस, ये भी इन्होंने लिखा था, याद रख लेना। टैब्ल्यू डीला ज्योग्राफी de la फ्रांस इन्होंने लिखा था। एंड दूसरा इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी इज कोर ज्योग्राफी पे, इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी पे फोकस किया था। इन्होंने जो ड्यूलिटी है बिटवीन ह्यूमन फिजिकल ज्योग्राफी, इन सब चीजों का बीच में कहा था कि कोई डाइकोटॉमी नहीं, कुछ अंतर नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, कोई द्वैतवाद नहीं है, ठीक है। इन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। अब एक एक करके ये सारे कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट ऑफ पेज, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, जनरा द वी, जिसको हम लोग जॉनरा द वी कहते हैं, और रीजनल जो चौथा कौन सा गया, ये नीचे आ गया ना, टेरेस्ट्रियल यूनिटी, ठीक है। सुनो, पेज का क्या मतलब होता है? पेज का मतलब होता है कि जितना भी तुम्हारा जगह है, लिविंग स्पेस है, इलाका है, कल्चर है, कुछ भी है, इन्वायरमेंट है खास करके, ठीक है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग मतलब रखता है। मतलब ये फिजिकल इन्वायरमेंट तुम्हें देखने में भले ही सेम लग रहा हो, बट क्या, ये सबके लिए डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है। तो ये जो अलग अलग रहने वाली इन्वायरमेंटल पार्ट है और अलग अलग मीनिंग सबके लिए कन्वे कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल, एक कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह है जहां पे तुम मर के जाते हो, अरे यार क्यों जाए, सुबह उठना पड़ता है, ठीक है, अलग मीनिंग है उसका तुम्हारे लिए। टीचर है, उसको पैसे कमाने, उसको जाना ही जाना है, उसके लिए अलग मीनिंग है। जो वहां पे झाड़ू लगाने वाले, काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए उसका अलग मीनिंग है, उसके लिए उसकी अलग अहमियत है, ठीक है। जो वहाँ के माली होंगे, जो गार्डनिंग करते होंगे वहाँ पे, उनके लिए अलग मीनिंग है। जो वहाँ पे कभी कभी एग्जाम करवाने आते होंगे, उनके लिए उनका वो क्लोजनेस नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एक ही इन्वायरमेंट अलग अलग लोगों के लिए उनके कल्चरल वैल्यू के हिसाब से, उनके अपब्रिंगिंग के हिसाब से, उनके बाकी चीजों के हिसाब से क्या होता है, अलग अलग मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। यानी सभी के लिए इन्वायरमेंट की एक यूनिक पर्सनालिटी है। ईच दिस इन्वायरमेंट फॉर ईच पर्सन हैज अ यूनिक पर्सनालिटी, ये कॉन्सेप्ट ऑफ पेज कहता है। बस ये ध्यान रखना कि पेज ब्लाश ने दिया था। दूसरा होता है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म डिटर्मिनिज्म का उल्टा है। ये डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म आगे भी हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली। डिटर्मिनिज्म क्या कहता है कि नेचर हमारे क्रियाकलाप, उठना बैठना, खाना पीना, कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, सब डिटरमाइन करता है नेचर। पॉसिबिलिज्म कहता है कि भले ही डिटरमाइन करता हो, लेकिन रास्ता भी देता है। मानव अपने नो हाउ से, टेक्नोलॉजी से, अपनी लर्निंग से, अपनी एक्सपीरियंस से इन्वायरमेंट में चेंजेस कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। उसके सामने संभावनाएं हैं कि वो अपने रहने योग्य इन्वायरमेंट को बना ले। तो ये पॉसिबिलिज्म था, शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगला है जॉनरा थ्योरी। जॉनरा थ्योरी मतलब होता है वेज ऑफ लाइफ। ये मेरा फेवरेट टर्म है। हमारा एक क्लब था, उसका भी नाम था जॉनरा द वेज ऑफ लाइफ, कि तुम रहते कैसे, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा ढंग, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा इंटरेक्शन विद द पीपल कैसा है। ये सारी चीजें कौन डिफाइन करता है? ये कहता है कि ये जो तुम्हारे रहने का ढंग है, जीने का ढंग है, सबका यूनिक होता है, सबका अलग होता है, कुछ खास प्रॉपर्टी लेके चलता है। इसको उन्होंने जॉनरा द वी कहा, ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। टेरेस्ट्रियल यूनिटी का मतलब ये है कि इस भूमि पे रहने वाले जितने लोग हैं, वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी प्रक्रिया से आपस में जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड है, ठीक है। ये बात आपको 4 कॉन्सेप्ट, पेज, पॉसिबिलिज्म, विडाल डी लावालास का जॉनरा द वी और टेरेस्ट्रियल यूनिटी याद होना चाहिए। और ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, के फाउंडर थे टैब्ल्यू डीला ज्योग्राफी डीला फ्रांस, इन्होंने लिखा था। और एनएल्स डे ज्योग्राफी के भी फाउंडर थे, ये याद रखना। एटलस जनरल विदाल दी ला ब्लाशे करके इन्होंने एक एटलस भी बनाया था। ये ब्लाश बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लाश से क्वेश्चन जरूर आएगा, इन्हीं बातों में से आएगा। सो प्लीज ब्लाश को, रेटजल को, रिटर को, हम्बोल्ट को, ये जो कुछ कुछ मेन नाम मैंने अभी लिए, वैसे तो जितने मैं नाम करवा रहा हूँ सबको आपका करना है अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
जीन ब्रेनेस आते हैं। इन्होंने एक अच्छा काम ये किया था, इन्होंने नेचर और स्कोप, जो आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हो तो नेचर और स्कोप आता है, तो नेचर एंड स्कोप क्या होना चाहिए ज्योग्राफी का, उसके बारे में पहली बार चर्चा की थी। ज्योग्राफी ह्यूमैने इसाई द क्लासिफिकेशन पॉजिटिव, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी पॉजिटिव क्लासिफिकेशन करके इन्होंने एक किताब लिखी थी जो कि 1910 में पब्लिश हुआ था। देखो ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की वो चीज जो कि अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी की उन्होंने बात की थी, तो ये टर्म याद करना, अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल, ब्रेनिस ने दिया था, ठीक है। उसके बाद इसने प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन भी दिया था कि एक्टिविटी का सिद्धांत एक्टिविटीज में इंगेज रहता है, इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, जितने भी हमारी स्पीसीज है वो इंटरेक्ट करती हैं, ऐसी इन्होंने कुछ बातें कही थी, ठीक है। इकोनॉमी पे भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, रॉबर्ट्स इकोनॉमी या डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी की इन्होंने चर्चा की थी। क्या है, डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस तुमको ये टर्म पता होना चाहिए, ब्रेनिस ने क्या क्या कहा, ठीक है। क्या क्या कहा तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाला पीपीटी, वैसे तो सारे ही पीपीटी ऐप के फ्री सेक्शन में अवेलेबल है, अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो कल तक अवेलेबल हो जाएंगे, तो चेक दिस इन द ऐप का फ्री सेक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एलिसी रिक्यूल्स आते हैं। ले टेरा नाम की इन्होंने एक किताब लिखी थी, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी पे आधारित था, एक बहुत ही इंसाइक्लोपीडिया टाइप का इन्होंने किताब लिखा था, 19 वॉल्यूम में रीजनल ज्योग्राफी, जिसको इन्होंने कहा था नोवेले ज्योग्राफी यूनिवर्सल, नोवेल यूनिवर्सल ज्योग्राफी, नोवेल ज्योग्राफी यूनिवर्सल फ्रेंच बुक थी, 19 वॉल्यूम में इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्शन लिखा था, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थी लेहोमे एट ले टेरा, ला टेरा याद रखो, ला टेरा किसने लिखा था? द अर्थ, ठीक है, द अर्थ एज होम, द लेहोमे एल ला टेरा, ये भी एलिसी रेक्यूल्स ने लिखा था। फिर मैर्टन आते हैं एंड डी मैग्नोन आते हैं। मैर्टन ने ट्रीटी डी ज्योग्राफी फिजिक डिल एंड ला फ्रांस फिजिक, यानी फिजिक मतलब फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ज्योग्राफिकल इन्होंने स्टडी की थी। एल्प्स माउंटेन का पर्वत, एल्प्स पर्वतमाला की इन्होंने विवरण दिया था। और जो डी मैग्नोन है ह्यूमन ज्योग्राफर थे, रीजन्स पे इन्होंने काम किया था, ये बुक आप याद रखना, ले पिकार्डी एथ लेस रीजनल वैसीने, ठीक है। तो ये आपके फ्रेंच एंड जर्मन ज्योग्राफर हैं। तो ये जितने भी नाम हैं वही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वही हैं जो पूछे गए हैं। आपको कहोगे सर पहले आप ये अरब वरब वाले नाम बता दे रहे हो, अल अल अशकल, किताब अल हिंद, ये सारी चीजें बता दे रहे हो, एंड अब आप सर ये अजीब अजीब सी चीजें बता रहे हो, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम में आते हैं, तुमको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो मेक योर शॉर्ट्स नोट्स, ठीक है। चलो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ो, टेस्ट दो, ऐप पे फ्री टेस्ट अवेलेबल है, 5-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन को जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं फ्री सेक्शन में डालता रहूंगा, तो प्लीज अटेम्प्ट दैट। नहीं तो 229 का डिस्काउंट करके 160 रुपए में वीकली टेस्ट सीरीज कम से कम ले लो, क्योंकि वीक में 25-30 क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे, अपने दोस्तों के साथ रैंक क्या आएगा वो पता चलेगा। नहीं तो मोस्ट सजेस्टेड क्या है, टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें वीकली टेस्ट भी है, सेक्शन टेस्ट भी है, 10 फुल लेंथ टेस्ट भी है। सेक्शन टेस्ट जैसे है तो सेक्शन टेस्ट कल को पहला टेस्ट है, 3 तरीके है ना, कल कल पहला टेस्ट है हम लोगों का, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, तो देखिए आपको आज लास्ट डे है ऑफर्स अवेल करने का, तो प्लीज़ आप डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हैं। कुछ इशू हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। कल ये थॉट वाली क्लास नहीं होगी, 10 बजे 10 एमसीक्यू भी नहीं होगा, क्योंकि कल मैं लीव पे हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अब परसों, अभी हम लोग मिलेंगे 10 बजे 10 एमसीक्यू के सेशन में। कल टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम के बच्चों का टेस्ट होगा, आपके ऐप पे आपको दिख जाएगा उसका नोटिफिकेशन। 3-4-5 तारीख को उसका डिस्कशन क्लास होगा, तो जिन लोगों ने नहीं लिया है तो दे कैन बाय इट नाउ। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।